राजनेता नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। देश में कोरोना डराने लगा है। कोरोना के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। देश की बात करें तो एक्टिव केस 16,980 हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके सावधानी बरतने की बात कह चुके हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की बात कही है। लखनऊ सहित एनसीआर के जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है और इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सभी सरकारी और मेडिकल कॉलेजों को पूरे तौर पर तैयार रखने के निर्देश भी दे दिए हैं। अब इसके तहत हर एक मेडिकल कॉलेज में एक डेडिकेटेड कोविड वार्ड इसके लिए नियत किया है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, झांसी और बाराबंकी में कोरोना के केस भी मिले हैं। तो नोएडा और गाजियाबाद एक बार फिर से कोरोना के एपिसेंटर बनकर उभरे हैं और अकेले इन दो जिलों में ही 185 रिपोर्ट भी हुई हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केस बढ़कर 1,384 हो गए हैं। लखनऊ में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इस बार अब कोरोना स्कूलों तक पहुंच रहा है। यूपी में एक दिन में 1,34,893 सैंपलों की जांच हुई। कोरोना को लेकर पीएम ने एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं सीएम योगी ने 9 टीमों की बैठक में डेली टेस्टिंग काउंट को बढ़ाकर 1.5 लाख तक किए जाने के निर्देश भी अफसरों को दे दिए हैं। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आशंका जताई जा रही थी कि चौथी लहर जून में आ सकती है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि सरकार की कोरोना से निपटने के लिए तैयारी कितनी है और खास करके जमीनी स्तर पर बात करें तो कितनी तैयार सरकार हो चुकी है कोरोना से निपटने के लिए। क्योंकि कोरोना ने जिस कहर को दूसरी लहर में बरपाया था तो हालात ऐसे दोबारा से ना बने। हालांकि अभी कोरोना को लेकर स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन सावधानी की जरूरत जरूर है। चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि लखनऊ सीएमओ ने क्या कुछ कहा है, किस तरह की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है कि प्रदेश में कोरोना की चौथी लहर आने जा रही है। हाँ, कुछ स्थानों पर केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारा प्रदेश और हमारी सरकार इसको देखो पूरी तरह तो सतर्क है। हमारे सारे चिकित्सालय जो है पूरी तरह 400 और तैयार है किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए। हमारा पर्याप्त मात्रा में बेड्स है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, ऑक्सीजन प्लांट्स है, सिलेंडर्स है, पर्याप्त मात्रा में मैन पावर है हमारे पास जो पूरी तरह ट्रेन है। और वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनकी पहली, दूसरी और तीसरी लहरों के बाद और भी पुख्ता हो गई है। इसके अलावा सारी एसेंशियल औषधियाँ, आवश्यक औषधियाँ हमारे पास मौजूद है। हम लोग 5 बार इस परिस्थिति की मॉक ड्रिल भी कर चुके हैं और अगली मॉक ड्रिल भी हमारी 2 तारीख को प्रस्तावित है। तो हमारा प्रदेश और हमारा जनपद किसी भी परिस्थिति से सामना करने के लिए पूरी तरह। तो कोरोना से लेकर सावधानी जरूरी है, लेकिन सरकार कितनी तैयार है, व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या पहले जैसी स्थिति फिर से तो उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी, जो तमाम बार सुर्खियों में भी रहा, खास करके कोरोना काल के उस दूसरी लहर के दौरान। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ शबनम पांडे, नेता बीजेपी, डॉक्टर एजाज खान, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले शबनम पांडे जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार बीजेपी की है उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं और अब उत्तर प्रदेश के लोगों को सरकार कितना भरोसा दे रही है कि इस आने वाली लहर से उनको बचाया जा सके? देखिए दिनेश जी, कोविड की पहले भी लहर आई हुई थी और उत्तर प्रदेश ने जिस हिसाब से एक सदी की सबसे बड़ी महामारी से लड़ाई लड़ी थी वो काबिले तारीफ थी। हमारे प्रधानमंत्री ने 24वां बैठक किया मुख्यमंत्रियों के साथ और उनकी बैठक में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बारी आई तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोरोना के नियंत्रित होने की बात कही है और साथ साथ उन्होंने पूरी तरीके से बैठक में जो हमारी तैयारी है उसके बारे में बताया है। उन्होंने कहा क्योंकि पिछली बार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी और हमारे पास ऑक्सीजन की उतनी सुविधा नहीं थी, तो ऑक्सीजन प्लांट पे सबसे पहले उन्होंने
ध्यान आकर्षित किया और बताया कि 508 ऑक्सीजन प्लांट हमारे उत्तर प्रदेश में लग चुका है विभिन्न अस्पतालों में, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी थी जिसके बारे में किसी भी देश को ये पता नहीं था कि इससे क्या क्या असुविधा होगी, किन दवाइयों की मांग बढ़ेगी, किन ऑक्सीजन की कितनी मांग बढ़ेगी। इसकी तैयारी कोई भी देश नहीं कर पाया था और अचानक इसका प्रकोप होने की वजह से लोग जिस तरीके से भी सरकारों ने अब इसको नियंत्रित करने की कोशिश की, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सफलता मिली और कहीं ना कहीं जनता को भी कुछ खामियाजा इसका भुगतना पड़ा था। लेकिन इस बार 508 ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, 42,000 जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं विभिन्न अस्पतालों में और 6,000 हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम रखा है, क्योंकि कोरोना ऐसी महामारी है जिसके लिए जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। सतर्कता और जागरूकता की जो आवश्यकता है उसके लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि जिन भी शहरों में कोरोना के या जिन जिलों में कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, जैसे कि नोएडा में आप देखिए, थोड़ा लखनऊ में भी केसेस आ रहे हैं, तो वहां पे मास्क एसेंशियल कर दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखना होगा और साथ साथ जिस तरीके से हम हाथ को धुला करते थे वैसे हाथ को धोने का काम करना होगा। नागरिक सारे जागरूक है इस बात से कि हमें कोरोना की लड़ाई के लिए क्या क्या बचाव करना है, उनकी सहभागिता इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर सरकारी तौर पे कोविड बेड हर अस्पतालों में, सरकारी और निजी सभी अस्पतालों में कोविड बेड का इंतजाम कर लिया गया है। पीकू बेड जो कि बच्चों के लिए जो आईसीयू तैयार किया जाता है, पेडियाट्रिक आईसीयू जिसको कहते हैं, उसकी भी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि कोरोना इस बार ज्यादा शुरुआती दौर में बच्चों में काफी देखने को मिल रहा है और बच्चे वैक्सीनेटेड, 12 से ज्यादा उम्र के बच्चे वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, लेकिन उससे नीचे के उम्र के बच्चे वैक्सीन नहीं ले पाए हैं, तो उनके लिए विशेष सरकार का ध्यान है। हमने अगर देखा जाए तो टेस्टिंग भी बढ़ाया है, 1.25 लाख से 1.5 लाख तक टेस्टिंग हर दिन होता है, उससे ज्यादा भी टेस्टिंग की जा रही है और साथ साथ जो भी केसेस आ रहे हैं उनको अभी होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है, क्योंकि कोई भी बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। 16 या 17 केस पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनको भर्ती होने की जरूरत पड़ी, जो कि कोमॉर्बिड सिचुएशन वाले पेशेंट्स थे। तो अगर देखा जाए तो अलर्ट सिचुएशन में सारे अस्पतालों को रख दिया गया है, सारे प्रशासनिक अमला अलर्ट हो लेकिन चुका सबसे है। बड़ी बात शबनम जी यहाँ पर ये उठती है कि जमीनी हकीकत पर क्या वो काम होते हैं, क्योंकि अभी डिप्टी सीएम अगर बात करें पाठक जी की, तो वो भी लगातार दौरे कर रहे, औचक निरीक्षण उन्होंने किया और उन्होंने साफ तौर पर इस पर नाराजगी भी जताई है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जो पहले से अस्पतालों की व्यवस्थाएं बनी नहीं हैं वो उन व्यवस्थाओं से बिल्कुल भी हिलने की जुगत नहीं करते और स्थिति जस की तस रहती है। ऊपर रिपोर्ट भेजी जाती है कि हम तैयार हैं, लेकिन जब क्रिटिकल कंडीशन बनती है तो सब फिर हाथ पैर फूलने लगते हैं प्रशासन के और स्थिति जो नतीजा है वो आम आदमी को भुगतना पड़ता है। डॉक्टर एजाज खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। एजाज खान साहब, कितना कुछ ताल्लुकात आप रखते हैं, जिस तरह से बीजेपी की अब जो नेत्री ने भी कहा कि सरकार तैयार है, योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं सरकार तैयार है, सभी को निर्देश दे दिए गए हैं, क्या वाकई में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अब किसी भी महामारी से निपटने के लिए या यूं कहे कि कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है? देखिए दिनेश जी, बड़ी गंभीरता से मैं शबनम पांडे जी को सुन रहा था और इसमें निसंदेह बहुत अच्छा बात करती है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका। 2-3 बातें हैं बड़ी अहम कि इससे पहले जब लहर आया, दूसरी लहर आई थी और उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने बहुत सारे दावे किए थे, आश्वासन दिए थे प्रदेश की जनता को, लेकिन हुआ क्या, वो सारे दावे और वायदे जो है वो पूरी तरह से खोखले साबित हुए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस वक्त जो है उत्तर प्रदेश को ये अनाथ छोड़ दिया और यहां से जाकर के पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में चले गए। उत्तर प्रदेश में जो हालात पिछले कोरोना काल में रहे हैं वो बहुत ही दयनीय रहे हैं। आपने खुद इस चीज को एहसास किया होगा
कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था वो 800 का सिलेंडर 80,000 तक में बिका था। लोगों को बेड नहीं मिला था, हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहे थे, लाशें गंगा में तैरी बहुत बड़े स्तर पे, और यहाँ तक कि ये हुआ कि लाशों को ढकने के लिए शेड भी लगाए गए। तमाम बातें रही, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, वो एक जो बीत गई वो बात बीत गई। लेकिन इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आने वाले वक्त में लोग उससे नसीहत लें और उन सारी चीजों को उससे बेहतर और कंडीशन करने की कोशिश करें। अभी जो आज मौजूदा हालात में जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी है, डिप्टी सीएम साहब, इन्होंने भी कटाक्ष किया था, बड़े स्तर पर कटाक्ष किया था और बहुत सारे कंप्लेन भी किए थे। आपने इस चीज को एहसास किया। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ पे अभी जो कौशल किशोर साहब हैं, जो माननीय केंद्रीय मंत्री जी हैं, इन्होंने भी बहुत सारा कटाक्ष किया था और कई सारी मौतें इनके परिवार में भी हुई। तो जो अफरा तफरी की स्थिति थी पिछली बार और जिस तरीके से प्रदेश में उहापोह की स्थिति थी, ये पूरी दुनिया ने देखा, जिस तरीके से मीडिया ने भी देखा और सब लोगों ने एहसास किया कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह से फेल रही। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां दोहराई न जाएं, क्योंकि इंसान की जो जान है वो बहुत कीमती है। और अभी जिस तरीके से लहर आ रही है और जिस तरीके से बहुत भयंकर भयावह स्थिति होने की स्थिति में है, क्योंकि बच्चों पर ये अटैक होने की स्थिति है, तो बच्चे तो बहुत ही नाजुक होते हैं, मुझे लग रहा है उन पे ज्यादा बड़े स्तर पर ये अटैक करेगी। तो इसलिए जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसा कि भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने निर्देशित भी किया है कि हॉस्पिटल्स में तमाम तरीके के बेड बनाए जाएंगे और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखा गया है, अभी शबनम जी ने भी बताया, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन के जो प्लांट है वो लगाए गए हैं, 500 बहुत सारी चीजें। बट ये दावे ही ना रहें, ये दावे ऐसे ना हो कि खोखले साबित हों, क्योंकि यहाँ इंसान की जान की बात है। वो ताली और थाली की स्थिति ना पैदा हो, बल्कि स्थिति हो कि आज साइंस का जमाना है और साइंस के थ्रू हम मेडिसिन दें और इसका प्रॉपर इलाज करें। और इलाज अगर इंसान को मिलेगा और लोगों को मिलेगा तो मुझे लग रहा है जानों को बचाई जा सकती है। और रही बात सावधानी की, तो सावधानी बिल्कुल जरूरी है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि सावधानी जहां पर हटेगी वहीं पर कोरोना बड़े स्तर पर लोगों पर एजाज खान साहब, इस बार तो थोड़ा विपक्ष को भी ध्यान देना होगा। पिछली बार विपक्ष से भी गलतियां हुई थी। अखिलेश यादव खुद कह रहे थे वैक्सीन नहीं लगवाना है, बीजेपी की वैक्सीन है। ये गलतियां हुई थी विपक्ष से, ऐसा नहीं है। दिनेश जी मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा कि उस वक्त किस परिप्रेक्ष्य में हमारे नेता ने कहा था, वो शायद आप भी एडमिट करेंगे कि आपने देखा था कि जो उस वक्त वैक्सीन आया था वो WHO से अप्रूव्ड नहीं था। आप इस बात को जानिए, और WHO से अप्रूव्ड नहीं था, उससे आप वो लगा करके वैक्सीन आप विदेशों में दौरा नहीं कर सकते थे, इसका मतलब अप्रूवल नहीं था। तो लेकिन सुरक्षा के इंतजाम किए थे। हमारे देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों पर, चिकित्सकों पर भी भरोसा कर रहे थे। नहीं, अब आप उसको अन्यथा देखिए, उसको दूसरे वे में ले जाइए। चलिए, दूसरे वे में नहीं ले रहे हैं। एजाज साहब, डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पिछली बार की तरह स्थिति इतनी भयावह शायद अब नहीं होगी, क्योंकि इतना वैक्सीनेशन भी हो चुका है, लेकिन क्या कुछ चुनौतियां अभी भी हमारे सामने बनी हैं, और इस चौथी लहर में क्या कुछ चुनौतियों से हमें जूझना होगा और कितना हम तैयार दिख रहे हैं? मिश्रा सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। मैं टीम से कहूंगा कि उनसे जुड़ने की कोशिश करें। बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें उनसे मिल सकता है, काफ़ी अनुभवी डॉक्टर हैं, हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं। शबनम जी, आप कुछ कहना चाह रही थी बीच में? जी, मैं इस बात से एजाज साहब के पूरे सहमत हूँ कि हाँ, इंसानी जान की बहुत कीमत है, लेकिन वो जो कुछ भी वर्णन कर रहे थे उत्तर प्रदेश को लेकर कर रहे थे, लेकिन अगर वो पूरे विश्व की स्थिति को देखते तो उन्हें निश्चित तौर पे पता चलता, जो कि मेडिकल फैसिलिटी पे पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे आया करते थे जो देश, वहाँ की स्थिति हमारे भारत से और भी भयानक थी, क्योंकि ये ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में मेडिकल साइंस को भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं थी कि इसमें क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या इंतजाम करना है। और सदी की इतनी बड़ी महामारी, जिसको कि पैंडेमिक इसीलिए कहा गया, कि उसको कंट्रोल करना किसी भी देश के लिए, उस पर नियंत्रण पाना पूर्णतः किसी भी देश के लिए असंभव था। लेकिन हम मेडिकली अगर देखा जाए तो विश्व में उन मजबूत देशों में से नहीं है जहां की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन
उस असुविधाओं के बावजूद भी, इतनी कम सुविधाओं संसाधनों के बावजूद भी हमने जो प्रयास किए और जिस तरीके से जनता के साथ सरकार खड़ी रही, और हमें तो जीवन और जीविका दोनों बचाना था, हमने दोनों के प्रयासों में जो मेहनत की है, जो जनता का विश्वास जीता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा से हमें चुना है। मैं ये नहीं कहती कि 100% हमने समाधान ढूंढ लिया था, लेकिन हाँ, महामारी में जिन संसाधनों के साथ हमें काम करना था इस कोविड के साथ, उसमें हम निश्चित तौर पे सफल रहे। हमसे जितना हो सका हमने जनता के लिए किया। अब हमारे पास और जनता के पास, दोनों के पास अनुभव है कि इस महामारी में प्राथमिकता किस तरीके से प्रिकॉशन लेने की है। तो हम और जनता, सरकार और जनता मिलकर उस प्रिकॉशन को लेंगे। सरकार ने अस्पतालों में भी जो पिछले अनुभव से हमने सीखा है उस तरीके की व्यवस्थाएं की हैं, और आप देख रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम साहब लगातार तमाम अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। निश्चित तौर पे निरीक्षण करने का मतलब 10 खामियां निकलेंगी, उन खामियों को वो ठीक करने की भी बार बार कवायद कर रहे हैं। देखिए, तारीफ इस बात की होती है कि सरकार में रहते हुए खामियों को देखकर अगर सरकार के मंत्री उस पर नजर डालते हैं तो निश्चित तौर पे प्रशासन पे दबाव पड़ता और व्यवस्था सुधरती है, ना कि हम इस पे बचाव पक्ष की तरफ से आ जाएं कि नहीं, हमारी सरकार में इस अस्पताल में ये खामियां निकली लेकिन हम चुप्पी साध के बैठ जाए, जैसा कि पिछले कई सालों से छत्रक पार्टियों की सरकार के समय हो रहा था। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी पूरी तरीके से चरमरा गई थी, लेकिन हमारे सरकार में मंत्री खुद निरीक्षण करते हैं, कमियां ढूंढते हैं, कमियां ढूंढने के बाद उस व्यवस्था को बेहतर बनाते हैं और जनता के सामने उन सारी बातों को रखते हैं। तो ये पारदर्शिता व्यवस्थाओं की निश्चित तौर पे जनता को विश्वास दिलाती है और इस कोविड में की लहर में निश्चित तौर पे पहले से बेहतर हमारे अनुभव के साथ हम इससे लड़ेंगे। जनता हमारे साथ है, जनता को भी इस लड़ाई में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। बिल्कुल, और सभी राजनीतिक दलों को कुछ और चीजों से दूर हटकर, इन चीजों को राजनीतिक मुद्दा बनाने से दूर हटकर एक आपसी सहयोग की आवश्यकता भी यहाँ पर पड़ेगी। चलिए, डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आपकी आवाज तो आ रही है। सर, जिस तरह से पिछले हालातों में हमने देखा, कोरोना में एक बड़ा खतरनाक वो दौर था, बड़ा बुरा वो दौर था। अब आने वाली स्थिति कितनी बेहतर होगी, और जो चौथी लहर की बात कही जा रही है, इससे कितना कुछ खतरा है, और कौन लोगों को वो टारगेट करने वाला है, और हम कितने तैयार हैं, सरकारें कितनी तैयार हैं? दिनेश जी, बहुत अच्छा विषय आपने रखा है आज चर्चा का। और अगर आप 2 वर्ष का हमारा पूरा ट्रेजेक्टरी देखें, ग्राफ देखें कोविड का, तो भारत की स्थिति बाकी दुनिया से बहुत अच्छी रही है कोविड के मामले में। और जैसे आपने देखा कि विकसित देशों में भी जब ये महामारी ने प्रकोप किया तो उनके जनसंख्या कम होते हुए भी, उनका स्वास्थ्य का जो ढांचा है बहुत अच्छा होते हुए भी बहुत दिक्कतें उन लोगों को भी आई। भारत में उस परिवेश में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश को ही देख लें आप, जिसकी जो जनसंख्या है वो 6ठी है दुनिया में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश ने जो करके दिखाया वो मैं समझता हूँ अपने में एक उदाहरण बना सबके लिए। WHO ने भी इस बात को सराहा, भिन्न देशों ने भी इस बात को सराहा, और भारत का पूरा जो कोविड का नियंत्रण हुआ उसको पूरी दुनिया ने सराहा है। और आज जो टीकाकरण अभियान हमारा सुचारू रूप से चल रहा है, 187 करोड़ टीके की डोज लग चुकी है हमारे एलिजिबल, जो भी जिनको भी लगनी थी, और बच्चों में भी टीकाकरण शुरू हो गया है। तो उस वजह से हमारी स्थिति तीनों लहर में अच्छी रही। दूसरी लहर सबके लिए प्रकोप थी, सारे विश्व के लिए प्रकोप थी, भारत के लिए भी वो प्रकोप हुई, और उसमें अवश्य बहुत सारे लोगों की जान भी गई, उसमें बहुत सारे परिवारों ने अपने निकट जनों को भी खोया, हमने अपने सहयोगियों को भी खोया। लेकिन
ये एक अपने में अपवाद रहा और वो डेल्टा वेरिएंट बहुत घातक साबित हुआ, लंग्स का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हुआ और वो हमने तीसरी लहर में नहीं देखा। और अब हम यही अगर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की बातों को माने तो ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रामक अवश्य है, लेकिन वो गंभीर रोग नहीं पैदा कर रहा। और जो टीकाकरण से हमको लाभ मिला है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने का अनुपात या गंभीर रोग होने का अनुपात, मृत्यु दर न्यूनतम रही है ओमिक्रॉन में। और आज भी जो परिस्थिति बन रही है, देखिए भारत की अगर आप जनसंख्या घनत्व देखें तो विश्व में सर्वाधिक है ये। और इसके बावजूद जो अगर आप देखें आज 15,000 या 16,000 एक्टिव केसेस अगर 140 करोड़ लोगों में आप देखें तो ये कुछ भी नहीं है। इतना तो फ्लू जो है, खांसी जुकाम आमतौर पर रहता है गर्मियों में भी सर्दियों में भी। तो अगर हम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की बात माने तो ये जो वायरस है, देखिए अब कहीं गया नहीं है, कहीं जाएगा भी नहीं, ये हमारे बीच में है और रहेगा। हमें इसके साथ अपना जीने का तरीका ढूंढना होगा कि हमको पहले तो रोग हो नहीं, और अगर हो तो उसकी गंभीरता ना हो। उसके लिए हमें क्या करना है, कोविड उचित व्यवहार, कोविड अनुकूल व्यवहार हमें करते रहना है, अपने दिनचर्या का ये हिस्सा बना लेना है। चाहे हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में जा रहे हैं, अनावश्यक यात्रा न करें, रेल से, बस से, कहीं से भी जिसमें भीड़ भाड़ में जाएं और आपको रोग लग जाए। आपकी अगर प्रतिरोधक क्षमता कम है तो आपको और अधिक सावधानी लेने की आवश्यकता है। यदि आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है या लिवर प्रत्यारोपण हुआ है, आप जो प्रतिरोधक क्षमता करने वाली दवाइयां हैं वो कोई इसका सेवन कर रहे हैं, या आपको कोई फेफड़ों की बीमारी है जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज बोलते हैं, या हृदय का रोग है, या कोई और वजह के लिए आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो बच्चे भी बड़े भी दोनों को बहुत सावधानी लेने की जरूरत है। और 60 वर्ष से ऊपर के जो भी हमारे वृद्ध जन है, मेरी उम्र के भी, सबको ये एहतियात लेने की बहुत आवश्यकता है। और अच्छी दिनचर्या में आपका व्यायाम भी आता है, अच्छा संतुलित आहार भी आता है जो शाकाहारी, और जिसमें आप अपना प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो भी आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय की जो परामर्श है लोगों को उन्होंने कहा है वो उसको कर सकते हैं फॉलो। तो ये सब अगर लोग करेंगे तो रोग या तो होगा नहीं, होगा तो बहुत न्यूनतम होगा, अपने आप स्वतः ठीक हो जाएगा। हमने पिछले 2 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है कि क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है इसके निदान में, इसके उपचार में, क्या चीज की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक हो जाता है। जैसे दूसरी लहर में रेमडेसिविर की बहुत ज्यादा किल्लत हुई, लेकिन बाद में यही समझ में आया कि इससे भी कोई बहुत लाभ नहीं था देने से। स्टेरॉइड का अनावश्यक उपयोग बहुत हुआ, ठीक है, उससे लाभ भी हुआ कुछ लोगों को, लेकिन उसका ओवर यूज भी हुआ, मिस यूज भी हुआ। तो ये फ्लू जैसी बीमारी है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी जो चल रहा है, केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, इसलिए लोगों को सावधानी फिर से बरतनी होगी। बिल्कुल, और सावधानी की अपील हम भी लगातार करते रहे हैं। और सभी जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने जो जिम्मा और मोर्चा संभाला था, उसी की देन है कि आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आज लोग स्वस्थ हैं, इतने लोगों को ज़्यादा समस्याएं नहीं हो रही हैं। लगातार वैक्सीनेशन अभियान इतनी तेज गति से चलाया गया जिससे कि एक सुरक्षा कवच हमारे ऊपर बन चुका है। लेकिन बच्चों को अभी भी थोड़ा बहुत खतरा तो इससे बना हुआ है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अभी वैक्सीन की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। डॉक्टर एजाज खान, एक आखिरी कमेंट आपका भी चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी और सरकार की बात करें तो सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार पहले जैसी स्थिति नहीं बन पाएगी, लेकिन विपक्ष के भी साथ की जरूरत पड़ेगी, सभी लोगों के साथ की जरूरत पड़ेगी जागरूकता फैलाने में। देखिए दिनेश जी, विपक्ष हमेशा ऐसे मसलों पे बहुत ही गंभीर रहा है और गंभीरता से चर्चा किया है, लेकिन सरकार जो है वो इसका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान का कारण बनती है।
पिछली बार भी ये हुआ कि ओवर कॉन्फिडेंस में जो भी गलतियां हुई, जो भी मौतें हुई और जो भी समस्याएं पैदा हुई, ओवर कॉन्फिडेंस में हुई। समय रहते अगर प्रिकॉशन ले लिया जाता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती। एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा मैं आपको। अभी बात मैं सुन रहा था शबनम जी का भी और डॉक्टर साहब का भी सुन रहा था। डॉक्टर साहब ने तो खैर बहुत ही ऐसी बहुत बेहतरीन बात बताई है, उसे फॉलो करना है हम सारे लोगों को, सारी गाइडलाइन को। देखिए, जिस तरीके से जो गरीब मजदूर थे जब वो पलायन किए थे, ऐसी स्थिति में सरकार ने, चूंकि केंद्र में भी बीजेपी रही और स्टेट में भी रही, आप देखिए किस कदर मौतें हुई। छोटे छोटे बच्चों ने, मासूम बच्चों ने पैदल चला 2-2, 2,500 किलोमीटर, और उन पर कोई ख्याल नहीं किया गया। उनको खाना मुहैया नहीं किया गया, उनकी गाड़ियां मुहैया नहीं की गई। हमारे ख्याल से हमें बहुत ही जो है ऐसे मसलों में जो है बड़ी ही गंभीरता से मनन करना चाहिए। सरकारों को, जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं, वो उनके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए। अगर वो फीलिंग नहीं रहती है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने, इन्हीं गरीबों ने, इन्हीं मजलूमों ने शासन सत्ता आपको दिया है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल। और जिम्मेदारी बनती है। एजाज खान, सब सवाल इसीलिए भी खड़ा होते हैं जब चुनाव का वक्त आता है तो तमाम तरह की बसें और व्यवस्थाएं उन वोटरों को लाने के लिए, रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए की जाती हैं, लेकिन वो दौर वास्तव में बड़ा गंभीर वो दौर रहा था, बड़ा दर्द भरा वो दौर रहा था जब लोगों को पैदल कई कई किलोमीटरों तक जाना पड़ा था। और उस समय वास्तव में एक मदद की उनको जरूरत थी, जहां पर किसी ने इतना विशेष ध्यान नहीं दे पाया। अब उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उनकी भी एक व्यवस्था की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में और अपनी अपनी राय रखने के लिए। लेकिन कोरोना को लेकर सरकार ने कह दिया कि सरकार अलर्ट है, तैयार है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी स्तर पर अभी भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो व्यवस्थाएं पुरानी बनी हुई हैं अस्पतालों की, उनको तोड़ने की जरूरत है, नई व्यवस्थाएं बनाने की भी आवश्यकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।